हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ढेर सारे दिनों से वेट था, इसका इंतज़ार था, आज ये ख़त्म हो जाता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का भौतिक विज्ञान। पहला चैप्टर है जिसमें विद्युत आवेश है और इसके बाद कूलाम का नियम है, फिर इसके बाद आवेश का। और मेरे पढ़ाने का जो सिस्टम है ये अलग टाइप का है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैंने जब भी क्लास 12 में था तो क्लास 12 वाले की जो जितने भी हैं स्कूलों में भी चाहे अन्य जगहों पर भी देखता हूँ कि ये हेडिंग लिखाई जाती है। इतनी ज़्यादा हेडिंग लिखवा दी जाएगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाएगा कि हेडिंग कहाँ से आया है और हेडिंग में अंतर क्या है। सबसे बहुत बारीकी से बात ये है कि जो हम 2 हेडिंग लिख रहे हैं चाहे 3 हेडिंग लिख रहे हैं, इन सभी में अंतर क्या है, ये सबसे बहुत ज़रूरी बातें होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ ऐसा कोई भी हेडिंग नहीं बताया जाएगा, कोई भी ऐसा मतलब नहीं लिखाया जाएगा जो आपको परेशान करे। और ये मैं आपको ये भी बात बताना चाहूँगा कि इसी कंसेप्ट से ही हेडिंग बन कर के निकलती है, जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये हेडिंग कहाँ से आया है, इसका नाम क्यों यही है, यह क्यों नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ये आपको यहाँ पर कोई भी हेडिंग नहीं पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल भी अलग है। और मैं ये भी बात कहना चाहूँगा कि जितने भी टॉपर विद्यार्थी होते हैं वो ऐसे ही पढ़ते हैं, उनको सभी हेडिंग भी अपने दिमाग में उनको मतलब सेटअप होता चला जाता है। और आप सोचोगे कि वो कैसे पढ़ रहा है, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, मुझे हेडिंग ही नहीं समझ में आता, उसको पूरा हेडिंग भी याद है। पहली बात तो यहाँ पर रटना या याद करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कंसेप्ट को समझना है। यानी देखो, पहली बात तो प्रत्येक टॉपिक जो अलग अलग जो चैप्टर बटे हुए हैं, उन चैप्टर के नामों में भी बहुत कुछ रखा है। तो चैप्टर के नाम को उठाओ, उसके बारीकी से समझो, क्या इसके अंदर में पढ़ी जा सकती है, क्या नहीं पढ़ी जा सकती है, वो सब इसके नामों में भी छिपा हुआ है। तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट चैप्टर का नाम लिख करके चैप्टर के नाम पे ध्यान नहीं देते हो और फिर सीधे हेडिंग पर आ जाते हो। अब हेडिंग क्या है, अब लो आपकी किताबों में मैं आपको बता दूं, करीब करीब नहीं को सैकड़ों हेडिंग होंगे। आप सैकड़ों हेडिंग का फार्मूला याद करोगे, इसके बाद ये याद करोगे कि ये वाला है हेडिंग का फार्मूला का सवाल है, तो कैसे लगा पाओगे, आप नहीं लगा पाओगे, ये बहुत कठिन है। और मैं आपको ये भी बात बताना चाहूँगा, ऐसे ही मुझे भी पढ़ाया गया है। मुझे तब इतने अच्छे से जानकारी नहीं थी कि इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता था, लेकिन जब मैंने आगे उच्च लेवल की पढ़ाई किया तब मुझे मालूम चला कि हाँ, ये पढ़ाई ऐसे होती है। और मैं यही पढ़ाई मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ, ये बेसिक कंसेप्ट को समझाना चाहता हूँ। आप अगर यहाँ पर मौजूद हो तो आप सच में बता रहा हूँ, आप अलग तरीक़ा से पढ़ोगे, ये हमारा आपका विश्वास है। आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर बिल्कुल भी अलग है। तो आते हैं कंसेप्ट की तरफ। का नाम क्या है, विद्युत आवेश, कूलाम का नियम, विद्युत का क्षेत्र, मतलब विद्युत क्षेत्र। हम यहाँ पर आते हैं कि देखिएगा, तो यहाँ पर क्या कहता है, ना ही कहना चाहूँगा कि आपका इस चैप्टर के नामों में भी बहुत कुछ रखा हुआ है। ये पूरा एक साथ चैप्टर का नाम है। हमको अलग अलग इसलिए किया हूँ ताकि आपको पूरी बात एक साथ समझा सकूँ कि इसके अंदर क्या है। पहला जो टॉपिक दे रखा है विद्युत आवेश, तो मैं आपको बताऊंगा जो पहला टॉपिक जो विद्युत है, जब आप जिस टॉपिक में विद्युत आवेश का अध्ययन करेंगे, उसे कहते हैं विद्युतिकी, ठीक है ना। अब विद्युतिकी 2 प्रकार का होता है। अब ये आपको यहीं से टॉपिक अलग अलग बांट देता है। पहला टॉपिक यहाँ से क्या कहता है कि देखिए, पहली बात तो आवेश, जहाँ पर आप आवेश का अध्ययन मतलब करेंगे, वो समझ लीजिए वो आपका विद्युत का ही है, उसको विद्युतिकी इसके नाम से दे रहे हैं। और इसमें एक हो, अगर आवेश क्या है, बात को समझिएगा, अगर आवेश क्या है, स्थिर है, क्या है वो, स्थिर है, तो हम उसे बोलेंगे स्थिर विद्युतिकी, ठीक है ना। अगर आवेश गतिशील है, यानी आवेश क्या है, गतिशील है या गतिमान है, आवेश क्या है, गतिमान है, तो क्या हो जाएगा, गतिकी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, गतिकी विद्युतिकी। अब ये क्या होता है, ये आवेश क्या होता है, उसके बाद हम लोग आवेश का अध्ययन बताएंगे, आवेश का अध्ययन क्या हो सकता है इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद उसके अंदर में 2 पार्ट है। जब हम उसी आवेश को एक स्थिर रख करके अध्ययन करते हैं तब हम उसे बोलते हैं स्थिर विद्युतिकी। अगर वो गतिमान में रख देते हैं तब इसे हम कहते हैं गतिमान, मतलब गतिकी विद्युतिकी। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, जरा बारीकी से समझिएगा। स्थिर विद्युतिकी में आप क्या पढ़ोगे, मान लीजिए 2 आवेश यहाँ पर स्थिर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, 2 आवेश स्थिर कर दे रहा हूँ, ठीक, इनके अंदर लगने वाला बल देखेंगे, इनके बल लग रहा है,
ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इसके बल को कैसे याद कर सकते हैं, उसका क्या नाम दे रखा है। अच्छा, तो ये स्थिर है, इसे आप गति नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, ये आप किस में पढ़ रहे हैं, स्थिर विद्युत में पढ़ रहे हैं, इसे गति नहीं कर सकते। अच्छा, तो मान लीजिए यहाँ पर दो आवेश स्थिर है, हम इसमें कहीं और एक और आवेश यहाँ पर ला दिए, ठीक है ना। तो इनके यहाँ पर इस पर लगने वाला दोनों तरफ से बल क्या होगा, ये भी आपको बल याद करना है। आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा, ये भी आपको याद करना है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, मान लीजिए आपके पास ये आवेश है, दो आवेश है यहाँ पर, मान लीजिए, अच्छा मान लीजिए दो आवेश है, चाहे एक ही आवेश मान लीजिए, एक आवेश है। तो आवेश है तो यानी मान लीजिए प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश से क्या होता है, यहाँ से निकलता है, फ्लक्स से क्या होते हैं, निकलते हैं। अरे हाँ है ना। तो ये फ्लक्स आवेश निकलते हैं, तो कुछ ही दूरी पर फ्लक्स की तीव्रता पूछेगा, मतलब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो ये सब स्थिर आवेश में पूछेगा। अरे हाँ है ना, स्थिर आवेश में पूछेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ देखेंगे जो एक स्थिर आवेश है, उसके आपस में जो लगने वाला जो बल है वो कूलाम के नियम से जांच करने के लिए कहेगा। और आपस में देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा जो लगने वाला जो यहाँ पर मान लीजिए कोई आवेश है, यहाँ पर कुछ दूरी पर आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा, तो ये वायु क्षेत्र में पढ़ा जाएगा, वायु क्षेत्र में पढ़ा जाएगा। तो वायु क्षेत्र में पढ़ने में तो तीव्रता भी पढ़ लेंगे। अब गतिमान में क्या होता है, जैसे आवेश, मान लीजिए आवेश को अगर हम गति कर देंगे, मान लीजिए कोई आवेश है, अगर वो गति में हो गया तो पक्का वो धारा हो गया। आवेश को अगर हम गति में कर देंगे तो धारा हो जाएगा। अब जहाँ धारा की बात आ जाए तो समझ लो वो गति, मतलब वो गति विद्युती में वो आ गया। जैसे वो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, प्रत्यावर्ती धारा, ये जहाँ भी धारा परिपथ जो हैं, वो सब जहाँ भी धारा की बात आ जाए वो समझ लीजिए वो क्या हो सकता है, वो विद्युत की, मतलब आवेश गतिमान में है, और उस कंडीशन में गतिकी विद्युतीकी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, विद्युत आवेश के बारे में बहुत अच्छी बात बताऊंगा। पहला मेरा टॉपिक है विद्युत आवेश के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर क्या था, कूलाम का नियम था, या कूलाम से लॉ था, या था यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड था। अरे हाँ या ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे हाँ है ना। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो पहले स्टार्टिंग में क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है ना। देखिएगा, समझिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। आप कोई पदार्थ ले लो, ये पहला पदार्थ हो गया, ये आपका दूसरा पदार्थ हो गया बी। तो यहाँ देखेंगे कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से तोड़ करके हम इसके पास कर दिए, ठीक है ना, मतलब इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन को भेज करके हम इधर कर दिए इलेक्ट्रॉन को। तो मान लीजिए हमने जब कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भेजे हैं, तो जहाँ से निकलेगा ना वो धनात्मक आवेश हो जाएगा, और जहाँ पर प्रवाहित होगा, जहाँ पर मिलेगा, उसे क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। इतनी बातें पता चल गया कि कब धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है। अगर आप और बारीकी से जानना चाहते हैं तो एक बात बता दूं, इलेक्ट्रिक का जो क्लास 10 का जो है, इसमें आप जैसे कि एक टीचर होने के नाते मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि एक ही टॉपिक को 2 बार पढ़ाना थोड़ा सा अटपटा जैसा लगता है, तो आप थोड़ी सी इसमें कंसेप्ट को समझ लीजिएगा। बाकी पहली वीडियो हो सकता है, पहली वीडियो में हो या तो दूसरी वीडियो में हो, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया है। प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ पर देखिएगा, वहाँ पर क्लास 10 का विद्युत का जो चैप्टर है उसमें पहला वीडियो आप देख लीजिएगा। तो इसमें बहुत बारीकी से एक एक बात बताया हूँ। अगर कोई आवेश जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्यों धनात्मक होता है, क्यों ये ऋणात्मक होता है, उसके बारे में बहुत बारीकी से मैंने वहाँ पर समझा दिया है। दो वस्तुओं का आपस में रगड़ना शुरू किया, तो आप देखोगे जो हार्ड होता है वो तो टूटेगा नहीं जल्दी, भाई नॉर्मल वाले को तोड़ देगा। तो बस यही होता है कि अगर हम इन दोनों को रगड़ रहे हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसके पास चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वस्तु हार्ड है और ये वस्तु सॉफ्ट है, मतलब मुलायम है, तभी तो इसमें से निकल के इसमें चला जा रहा है। तो आप इसको ऐसे ही याद करो, न कि ये याद करो कि कौन सा क्या है, कौन सा मतलब कौन कौन सा रगड़ने पर धनात्मक होगा, कौन सा ऋणात्मक, ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं वो हार्ड है, तभी जाकर कोई इलेक्ट्रॉन निकाल ले रहा है। मेरी बात को समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास एबोनाइट का छड़ है, बात को समझिएगा, चाहे एबोनाइट है, ऐसे समझिए एबोनाइट, और हमारे पास कांच है।
एबोनाइट को अगर आप पटकोगे ना, तोड़ोगे तो टूटेगा नहीं जल्दी, लेकिन अगर इसको पटकोगे तो तोड़ोगे तो टुकड़ा टुकड़ा टूट जाएगा। बात समझ में आ गया? तो कहीं न कहीं ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये टुकड़ा टुकड़ा टूट सकता है। मेरी बात को समझिएगा। और जब ये टुकड़ा टुकड़ा टूट सकता है तो इसको रगड़ोगे जब, तो यहाँ से एक टुकड़ा अपने पास से चिपका लेगा, ले लेगा इसको। मेरी बात समझ में आ गया होगा आपको? तो ये बातें मैंने क्लास 10 वाली वीडियो में बहुत बारीकी से समझाया हूँ, कौन कौन सा पदार्थ क्या हो सकता है। तो जैसे इसको रगड़ोगे बाबू लोग ना, तो यानी वो जो ग्लास है, जो मिरर है, समझ लीजिए मिरर मतलब ग्लास समझ लीजिए। यहाँ से जो ग्लास है और जो एबोनाइट, तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसके पास आ जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? प्लस। और ये क्या बन जाएगा? माइनस। अरे हाँ या ना? मैं इसमें यही कहना चाह रहा था। तो हो गया। और यहाँ पर हमारी ये फर है, क्या है ये? फर। अब आप सवाल उठाओगे कि फर क्या है, तो फर मैं बता दूं, रोमादार, रोमा वाला जिसमें होता है उसे फर बोला जा सकता है। तो रोमादार होता है। तो अगर इसमें एबोनाइट से मतलब हार्ड वस्तु से रोए पर रगड़ोगी तो वहाँ से रोमा टूट के आएगा, यही तो होगा ना, वहाँ से रोमा टूट करके आएगा। बात पक्का है। और जैसे टूट के आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो फर है वो क्या हो जाएगा? फर क्या हो जाएगा? ये प्लस चार्ज हो जाएगा, लेकिन ए क्या हो जाएगा? तब ये माइनस चार्ज हो जाएगा। अरे हाँ है ना? फिर देखोगे इस फर को और ये एबोनाइट मतलब ग्लास को जब एक साथ जब ले आओगे ना यहाँ पर, तो प्रतिकर्षित करने लगेंगे, ढकेलने लगेंगे। ये दोनों अगर एक साथ ले आओगे ढकेलने लगेंगे, प्रतिकर्षित करने लगेंगे। अगर यहीं इनको भी अगर एक साथ लाओगे तो क्या करने लगेंगे? प्रतिकर्षित करने लगेंगे, ढकेलने लगेंगे। जो इलेक्ट्रिक जो चार्ज है उसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी चीज़ का कितना हो सकता है उसके बारे में बारीकी से समझ लें। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ से एक पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक चले गए, तो एक इलेक्ट्रॉन जब निकल कर चले गए तो यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ये कूलम होता है। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके गए हैं ना, तो यानी ये वाला धनात्मक चार्ज हो जाएगा, लेकिन वहीं एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं इसमें आया है, तो इसलिए हम बोलेंगे माइनस में 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। तो जिसमें आएगा वो माइनस चार्ज हो जाएगा। तो अब मैं बात करूंगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन गया है तो हम इसमें एक का गुणा कर देंगे, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गया है तो 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अगर इसमें 3 गया है तो इसमें मान लीजिए 2 गया है। अगर मान लीजिए इसमें हम 5 गुणा कर देंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन जाएगा, मान लीजिए इसमें 5 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है ना। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हम 5 का गुणा कर देंगे। अरे हाँ है ना? तो यानी ये इसको मान लीजिए आप ई और इसको मान लीजिए आप एन, यानी एन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि आवेश जो जितना इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मान लीजिए आवेश बराबर में क्या होता है, आवेश बराबर ये होता है कि n इलेक्ट्रॉन चले गए और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, यानी Q बराबर में क्या हो जाएगा? n e हो जाएगा। अरे हाँ है ना? अरे भाई यहाँ पर आप देखो ई, यहाँ पर क्या है? ई है, यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, अन्य मान लेते हैं। अब इसका जो गुणा करोगे तो अन्य नहीं कह सकते हो, तो इसका मतलब यहाँ पर आवेशित हो रहा है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ई, यहाँ पर Q क्या है? यहाँ पर Q है, आवेश है, पदार्थ पर उपस्थित आवेश हो जाएगा। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा। अरे हाँ या ना? वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। जो आवेश होता है ना, आवेश है, तो आवेश की जो मात्रक होती है, ध्यान में रखिएगा, मात्रक, आवेश की जो मात्रक होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। पहली बात को समझना है यहाँ पर, पहली बात तो कूलम होता है। दूसरा जो होता है ESU होता है। अब तीसरा क्या होता है? EMU होता है। चौथा क्या होता है? फैराडे होता है, या फैराडे, समझ लीजिएगा, फैराडे। यह आपको बताना है सभी बातें। जब आप एक साथ इन सबको समझ लेंगे ना तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि आवेश का मात्रक क्या हो सकता है क्या नहीं, ये सब बातें आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
पहली बात तो आवेश का मात्रक तो कूलाम तो है, ये आवेश का मात्रक तो कूलाम तो है। तो कूलाम कब है पहले आपको ये समझना है। मान लीजिए यहाँ पर ये होता आई बराबर में क्यू बाई में टी, ठीक है ना। अब यहाँ से क्यू बराबर क्या निकाल सकते हो, आई इंटू में टी, ठीक है ना। तो जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है तो जैसे इनको गुणा करोगे तो ये 1 कूलाम हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप ये बात समझ गए होगी। अब 1 एम्पियर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 1 एम्पियर गुणे में 1 टी मतलब 1 समय अर्थात 1 सेकेंड। यानी 1 एम्पियर की धारा जानना है कि यहाँ पर 1 एम्पियर क्या हो सकता है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि 1 एम्पियर में मान लीजिए यहाँ से लेकर के चालक में जो है कोई 1 एम्पियर जा रहा है, 1 एम्पियर जा रहा है और वो भी 1 सेकंड में। कितना में, 1 सेकंड में, ठीक है ना, 1 सेकंड में जा रहा है। आई बराबर 1 एम्पियर 1 सेकंड में जा रहा है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी ई की जो संख्या होगी वो होगी आपका 6.25 इंटू में 10 पर पावर में 18 इलेक्ट्रॉन होगी। ये मैंने आपको बताया था, आप पिछले मतलब 10 वाले वीडियो में देख लीजिएगा इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या कैसे निकल रहा है। मैं आपको वहाँ भी बता दूंगा, आगे बता दूंगा, टेंशन न लीजिएगा। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चालक में इतना इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में चली जाए, इतना इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में चली जाए यहाँ से, तो 1 एम्पियर की धारा चली जाएगी। ये बात आपको पता चल गया। तो यहाँ पर कूलाम की बात हो रही है, तो ये जो आएगा ना वो 1 कूलाम आएगा। कितना आएगा, वो 1 कूलाम आएगा। तो आप बोलोगे कि ये आपका जो कूलाम है ना, ये आपका 1 कूलाम आपको समझ में आ ही गया होगा। 1 कूलाम बराबर कितना होता है, आपको ऐसे ही मैंने बताया है कि 1 एम्पियर की धारा और 1 सेकंड तक प्रवाहित होगा तो 1 कूलाम आ जाएगा। और मैं आपको ये भी खास बात बता दूं, ये कूलाम ही एमकेएस पद्धति का मात्रक होता है, जो किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में यही ज़्यादा यूज होता है। मेरी बात समझ में आ गया ना। कूलाम क्या होता है, आवेश का एमकेएस पद्धति का मात्रक है, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं ईएसयू क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे बारीकी से। तो यहाँ देखेंगे एक अच्छी बात है कि यहाँ पर एक कूलाम के बारे में आप समझ गए होंगे कि एक कूलाम कहाँ से आता है और ये हमारा कौन सा मात्रक है, एमकेएस पद्धति का मात्रक है। अब हम लोग बात करते हैं ईएसयू का। ये इसका जो इलेक्ट्रिकल मतलब इसका जो शुद्ध जो नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये समझने की कोशिश करिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसका मतलब ये होता है बाबू लोग कि एक कूलाम इज इक्वल टू में 3 इंटू में 10 पर पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये आपको बारीकी से समझना है। ये बहुत छोटा मात्रक है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक मतलब कूलाम बराबर में 3 इंटू में 10 पर पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। ये आपको अपने दिमाग में रखना है। अब यहाँ पर जो आता है, अब ये क्या हो सकता है इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में और बताऊंगा। तो ये आपका यहाँ पर देखेंगे, ये आपका ईएमयू है। क्या है, ईएमयू। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट का क्या मतलब होता है, ये बोलता है ना कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज इक्वल टू में 10 कूलाम। ये अच्छी बात है, यही आपको समझना यहाँ पर है कि 10 कूलाम बराबर में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ पर यही आपको लर्न रखना है कि 10 कूलाम इज इक्वल टू में 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। सबसे बड़ी बात है, यही आपको समझना है, ठीक ना। 10 कूलाम इज इक्वल टू में 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये आपको समझना है। अगर आपको 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के बारे में जानना है तो कहीं ना कहीं आपको 10 कूलाम के बारे में जानना होगा। तो चलिए, तो हम सबसे पहले आपको एक बात और बता दूं, ये क्या होता है और ये क्या होता है इसके बारे में अभी समझा भी रहे हैं। अब यहाँ पर एक बचा फैराडे। क्या बचा है, फैराडे। तो फैराडे का समझ लीजिएगा, फैराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। आपको क्यों बड़ा मात्रक है अभी मैं समझाता हूँ। आवेश का बड़ा मात्रक है फैराडे, जो है आवेश का बड़ा मात्रक है। वो क्या हो सकता है फैराडे, तो ध्यान से समझिएगा। ये जो है ये कहता है कि 1 फैराडे इज इक्वल टू में मतलब 96,500 कूलाम, मतलब 96,500 कूलाम होता है।
अच्छा आप देखो, अगर हमारे पास एक ही फैराडे रहेगा तो 96,500 कूलाम आ रहा है एक फैराडे इक्वल टू में। इसका मतलब फैराडे जो है ना वो दुनिया सबसे बड़ा मात्रक है किसका, आवेश का, चार्ज का। चलो तो हम अब समझाते हैं इसके बारे में ये क्या होता है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये मतलब जो होता है, जो एक इलेक्ट्रो मतलब ये इलेक्ट्रो में स्टैटिक यूनिट मतलब इलेक्ट्रो में आवेश को एकत्रित करना, उसका जो मात्रक होता है ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। ये आपका मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक के द्वारा, जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा आवेश को जो एकत्रित करता है, जो रखता है, उसे हम बोलते हैं EMU। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे ये ऐसा क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब देखोगे कि किसी परिपथ में ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब यहाँ से ये फील्ड ये प्रसारित करता है, ये होते हैं ना जो फील्ड में, तो यहाँ पे फील्ड निकलता है, ठीक है ना, किसका, चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का फील्ड निकलते हैं। तो ये समझाना चाहूँ मैं आपको यहाँ पर कि इसके द्वारा भी कुछ आवेश को रखा जाता है या आवेश एकत्रित होता है या आवेश होता है, इसके द्वारा भी कुछ आवेश होता है, और वही आवेश जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के नाम से जानते हैं। मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि इन दोनों का रिलेशन क्या है। आखिर में आपको ESU और EMU का दोनों आपस में रिलेशन क्या है, इसके बारे में हम अभी यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इनकी हम बात करेंगे यूनिट का, इनका क्या बात करेंगे, मात्रक का, इनका क्या बात करेंगे, मात्रक का। तो मात्रक इसका कितने भागों में बताए थे, अभी आपको 4 भागों में बताए थे। तो पहला क्या था, कूलाम था, क्या था, कूलाम। दूसरा क्या था, ESU था। तीसरा क्या था, EMU था। चौथा क्या था, फैराडे था। अरे हाँ है ना। तो ये कूलाम जो है ना वो कहाँ से आया है, हमारे Q बराबर क्या होता है, I इंटू मिट्टी। अगर 1 एम्पियर की धारा रहे और 1 सेकेंड तक रहे तो ये जिसको क्या बोलेंगे, 1 कूलाम बोल देंगे, यानी वो 1 कूलाम यहाँ पर ही हो गया। अरे हाँ है ना। तो इसको हम कूलाम बोलेंगे, और इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, अमकेश पद्धति का मात्रक भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अमकेश पद्धति का मात्रक है। यही कूलाम जो है आवेश का अमकेश पद्धति का मात्रक है। अब देखेंगे ESU क्या होता है। ESU का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का क्या मतलब होता है, आप यहाँ बारीकी से समझेंगे कि यहाँ पर मैंने बताया था कि एक कूलाम इज इक्वल टू में 3 इंटू में 10 पर पावर में 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अरे हाँ है ना। अच्छा अब देखोगे क्या, यहाँ पर मैंने क्या बताया था अभी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, मैग्नेटिक यूनिट बताए थे, नहीं बताए थे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर क्या बोलता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज इक्वल टू में 10 कूलाम होता है। अरे हाँ है ना, यही आपको मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर में 10 में कूलाम होता है। और यहाँ पर ज़रा देखेंगे कि एक फैराडे जो होता है ना वो 96,500 कूलाम होता है। ये आपको लर्न रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो हमारा क्या काम था, इन दोनों का संबंध बताना जरूरी है। तो चलिए मैं आपको संबंध बारीकी से समझाता हूँ। तो संबंध क्या कहता है निकालने के लिए, यहाँ पर रखेंगे क्या कि एक कूलाम इज इक्वल टू में 3 इंटू में 10 पर पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अरे हाँ है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूनिट। अब क्या करो, दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर दो, ठीक है ना, 10 का गुणा कर दो। मैं 10 का गुणा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कूलाम है ना, तो यहाँ पर 10 कूलाम बन जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10 कूलाम। तो यहाँ पर भी 10 का गुणा करेंगे तो 3 इंटू में 10 हो जाएगा, फिर इंटू में 10 पर पावर में 9 हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो जाएगा। अरे हाँ है ना। तो मैंने दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर दिया, यहाँ पर 10 कूलाम बन गया और यहाँ पर ये बन गया। अब आप देखोगे कि 10 कूलाम यहाँ पर तो हो गया, 10 कूलाम की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, EMU लिख सकता हूँ। तो यानी इसकी जगह पर क्या लिख दूंगा, 1 EMU लिख दूंगा और फिर इज इक्वल टू में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हम इसमें गुणा करेंगे। यहाँ पर एक बार 10 है,
यहाँ पर 9 बार 10 है तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, 10 बार 10 बन जाएंगे, यानी 3 गुणे में 10 पर पावर में 10 बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा ESU। अरे हाँ है ना। अब आपको यहाँ पर बारीकी से यही बात समझाना चाह रहा था, ध्यान से समझिएगा। एक देखिए 10 कूलाम को क्या लिख सकते हैं, 1 AMU लिख सकते हैं। तो 10 कूलाम मैंने यहाँ पर बनाया था इसीलिए ताकि 1 AMU में लिख सकूँ। तो 1 AMU बराबर क्या होता है, 3 इंटू में 10 पर पावर 10 ESU। अब आप देख रहे होगे यहाँ पर अब भी सबसे छोटा मात्रक जो है ESU है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है वो सबसे छोटा मात्रक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, चीजेत पद्धति का मात्रक बोल सकते हैं। चीजेत क्या है, ये चीजेत पद्धति का ये मात्रक है, ये अपने दिमाग में रख लीजिएगा। तो ये बात आपको पक्का उम्मीद हो गई कि एक EMU इज इक्वल टू में 1 EMU 1 EMU इज इक्वल टू में 3 इंटू में 10 पर पावर में 10 ESU होता है। अरे हाँ है ना। अब फिर आप देखोगे कि EMU इक्वल टू में 10 कूलाम भी होता है। अरे हाँ है ना। अब फिर देखोगे आप 1 कूलाम इज इक्वल टू में 3 इंटू में 10 पर पावर में 9 ESU होता है। हम उम्मीद रखना आप ये बात समझ गए होंगे। और फिर आप ये भी जान लोगे कि 1 फराडे में आपका हो जाएगा 9 मतलब ये 96,500 कूलाम होता है। आपको इतनी बात आपको जानना है। ये सभी क्या होते हैं, आवेश का ही मात्रक होते हैं। ये क्या होते हैं, आवेश का ही मात्रक होते हैं। तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ आप ये बात पूरी बारीकी से समझ गए होंगे। आप इसको नोट करिए, समझिए, इसके बाद तब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर हमने कूलाम का नियम के बारे में अब जानेंगे कि कूलाम का नियम क्या कहता है। आवेश के बारे में मैंने बहुत जो थोड़ी मोड़ी जो बातें थी वो मैंने बहुत कुछ बता दिया है। और मैं बात बता दूँ ये भी बात, अगर आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो वो भी फिजिक्स लेकर के, तो कहीं ना कहीं क्लास 10 में आवेश के बारे में जान चुके हो। मेरी बात को समझने का प्रयास करना। आवेश का परिभाषा तो आपको आना चाहिए। मेरा एकदम जो है बेसिक का फंडामेंटल मेरा है, लेकिन जो है एकदम नहीं नीचे से है कि जो आपको जो है मतलब ऐसा नहीं होनी चाहिए। आपको भी आना चाहिए, आपको आवेश की परिभाषा तो पता होनी चाहिए।